तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ORS में बहुत स्वागत है। और दोबारा एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके समक्ष और हिंदी का पार्ट 2 लेकर। और मैंने पहले वीडियो में मैंने 37 क्वेश्चन करा दिया है। और ये टोटल जो हमारे प्रश्न हैं वो PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा गद्यांश है और गद्यांश हम स्किप करते हैं। गद्यांश को एक बार देख लीजिए कि गद्यांश कैसे आता है। और प्रत्येक गद्यांश से 3 या 4 नंबर पूछे जाते हैं। और अगर आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया तो आप गद्यांश एक स्कोरिंग पद्यांश होता है। और एक मिनट, तो हम चलिए डायरेक्ट इसके क्वेश्चन को करते हैं कि लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा जाता है। यानी लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है। तो लेखक ने इच्छा ना करने को आंतरिक जगत का मूल्यांकन करने का गणित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है। यानी भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है। तो इसका है कि हम जो इच्छा और अनिच्छा का चिंतन ही भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय कहा गया है। और इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इच्छा का जो है लालसा बढ़ाती है। यानी इच्छा जो है, अगर इच्छा ना हो तो हम लालसा नहीं बढ़ती है। यानी इच्छा जो है वह जीवन के लिए लालसा बढ़ाती है। अतः अनुच्छेद के अनुसार इस इच्छा में लालसा बढ़ाने का कार्य बताया गया है। और आगे देखते हैं 41 नंबर की मानव के लिए जीवन की एक लंबी मृत्यु कब बन जाती है। यानी मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाती है। तो इच्छाओं के बनने से। यानी मानव जब एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है, जब इच्छाओं के बनने से। यानी ये गद्यांश के अनुसार हमको उत्तर देना है। और आगे देखते हैं 42 नंबर की लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द हैं। लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द हैं। तो वह हैं इच्छा और आकांक्षा। इच्छा और आकांक्षा किसमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा दिया है कि इच्छा और आकांक्षा जो है वो लालसा के 2 पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं और 43 नंबर देखते हैं कि जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो जाति शब्द का जो बहुवचन होगा वह होगा जातियाँ। यानी आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये लग गया वहाँ पे हमारा ये चंद्र बिंदु जहाँ पे लग गया वहाँ पे हमारी बहुवचन हो जाएगा। और 44 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। यानी और अग्नि भी हमारा तत्सम है जिसका अर्थ होता है आग। और वश भी हमारा जो है वह तत्सम शब्द है। चतुर्भुज भी है जिसके 4 यानी भुजाएं यानी हाथ हों, ये भी हमारे एक तत्सम शब्द है। लेकिन फूल जो है वह तद्भव शब्द है। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इस बार आपको 45 नंबर में तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो पहिया, तो पहिया हमारा क्या है। तो ये तत्भव शब्द है। खटिया भी है और आटा भी है। आटा भी, लेकिन जो सत्तू दे रखा है, सत्तू हमारा जो है वह तत्सम की श्रेणी में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द है। तो सत्तू जो हमारा वह तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है। एक बार फिर आपको तत्सम शब्द बताना है 46 नंबर के। निम्न में से कौन सा आपका तत्सम शब्द है। तो इसमें देखिए
खीर तद्भव है, घोड़ा भी है, और सपत्नी यानी पत्नी के साथ, यानी ये जो हमारा इसमें तत्सम शब्द है। और पहले में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है पहले क्वेश्चन में 45 नंबर में, तो आगे देखते हैं 47 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो आम, दूध, हाथ या मयूर। तो मयूर जो है एक तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। मयूर का जो अर्थ होता है वह मोर होता है। मयूर का जो अर्थ होता है वह मोर होता है। और स्कंद का तद्भव रूप होगा स्कंद का तद्भव रूप क्या होगा, तो स्कंद का जो तद्भव रूप होगा वह कंधा होगा। कंधा किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में कंधा दे रखा है। कंध ये कंध से कोई कांध ये भी नहीं, यानी जो स्कंद का तद्भव रूप होगा वह कंधा होगा। आगे देखते हैं 49 नंबर कि निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप होगा। हरिद्रा का तद्भव रूप होगा, तो हरिद्रा का तद्भव रूप जो होता है वह हल्दी होता है। तो हल्दी किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। हरिद्रा का जो तद्भव रूप होता है वह हल्दी होता है। 50 नंबर है कि निम्न में से किस वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो आपादान कारक वही होता है जहाँ पे अलगाव की स्थिति के बारे में बताया जाता है कि मोहन ने पत्र लिखा, इसमें कोई भी अलगाव का विषय नहीं है। हम आँखों से देखते हैं ये भी नहीं है, लेकिन इसमें देखिए बिल्ली छत से कूदी, यानी एक जगह से वह दूसरे जगह गई, यानी अलगाव का इसमें बोध आया। तो क्रिया के जिस रूप में पृथक होने का बोध होता है वहीं पे हमारा आपादान कारक होता है। इसमें विभक्ति से होता है, यानी यहाँ देखिए आपका से लगा हुआ है, यानी यहीं पे हमारा आपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, यानी आपके 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जो हमारे वह जो हैं एक सही आपके पर्यायवाची शब्द बताते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बंधन, आनंद और आस्य ये जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बंधन, आनंद और आपका आस्य यह एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर है कि चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, यानी चाय जो है इसका प्रयोग किस वचन में होता है। तो चाय का जो प्रयोग होता है वह सदा एक वचन में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितना स्कोर अटेम्प्ट किया है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 53 नंबर है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वह भारतीयों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का सही अर्थ आपका क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा कि किसी भी बात या वस्तु को अधिक होना ठीक नहीं है, यानी कोई भी वस्तु या कोई बात हो अगर वो अत्यधिक हो जाए तो कहीं ना कहीं दुखदायक होती है। तो इसी का अर्थ क्या कहा गया है कि किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है, क्योंकि वह हमारे लिए दुख का कारण बनती है। 55 नंबर है कि अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कि अपने इच्छा कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। यानी व्यक्ति अगर दूसरे के भरोसे बैठा रहेगा कि नहीं कि अगर वो करेंगे तब हमारा कार्य होगा, तो ऐसी बात नहीं है। जब तक आप अपने कर्म के अनुसार कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप कोई घर का कार्य कर रहे हों, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक वह आपका कल्याण यानी आपकी नैया पार नहीं हो सकती। तो इसी का अर्थ है कि अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा
वे अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। आटा गीला होने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो फटाफट उत्तर बताइए अपने मन में कि अब आटा गीला होने का अर्थ क्या हो जाएगा। तो आटा गीले होने का जो अर्थ हो जाएगा वह कठिनाई में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो फूंक फूंक कर पैर रखना का अर्थ होगा कि सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें कि सोच विचार कर काम करना फूंक फूंक कर पैर रखने मुहावरे का अर्थ होगा। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में से कौन सा कारक है? 58 नंबर है कि वह चम्मच से चावल खाता है, इसमें कौन सा आपका कारण है? तो इसमें जो होगा कर्ता ने कर्म को करण से यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वह चम्मच से चावल खाता है। तो इसमें जो आपका करण कारक होगा। और गहने अलमारी में हैं, अलमारी में पद में क्या कारक हैं? यानी गहने जो हैं वह अलमारी में हैं, इसका पद में क्या कारक हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि गहने अलमारी में हैं, इस पद में जो हमारा अधिकरण कारक होगा। और आगे देखते हैं कि आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? यानी आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखिए कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, यानी जानबूझकर मुसीबत को मोल लेना, यही होगा कि आ बैल मुझे मार। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा आपका तय पे छोटी ई की मात्रा और आदि आग लग जाएगा, तो आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें आपका कौन सी संधि है? तो इसमें जो हमारी है वह यण संधि है। इसमें जो हमारी है यण संधि है। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो हमारी इसमें यण संधि है। और शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद होगा शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा शुभ, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और 63 नंबर है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तो मेरे को आपका काम पसंद आया, ये तो कोई शुद्ध वाक्य नहीं हुआ, वह आदमी अच्छा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए कि वह आदमी अच्छा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वह आदमी अच्छा नहीं है। एक दूध का गिलास दो, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, ये भी नहीं होगा, यानी वह आदमी अच्छा नहीं है, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से आपको इस बार अशुद्ध वाक्य बताना है। इस बार आपको अशुद्ध वाक्य बताना है कि कृपया आप ही बताएं। ये तो आपका शुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र होता है? शस्त्र नहीं होता है कि बंदूक एक अस्त्र होता है, यही हमारा अशुद्ध हो जाएगा कि बंदूक क्या होता है? बंदूक एक अस्त्र होता है, ना कि शस्त्र। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा रोंग हो जाएगा। यथोचित किस वाक्य का उदाहरण है? यथोचित जो है वह किस समास का आपका उदाहरण है? यथोचित यानी आप देखिए यथोचित में हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका पहला जो
वाक्य होता है वह उपसर्ग होता है, यानी अव्ययभाव का जो पहला वाक्य होता है वह हमारा उपसर्ग होता है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अब आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा समास आपका द्विगु का आपका उदाहरण है? 66 में बताइए। तो आपका द्विगु भला बुरा ये भी नहीं होगा, नवयुवक ये भी नहीं होगा, बखूबी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पंसेरी। यानी जहाँ पे हमारी संख्यावाचक शब्द आ जाए वहीं पे हमारा द्विगु समास हो जाता है। तो पंसेरी यानी 5 सेर यानी 5 किलो, जहाँ पर एक संख्यावाचक हो यानी पंसेरी यानी 5 किलो। बात की धनी मुहावरे का अर्थ होगा, बात का धनी मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो बात का धनी मुहावरे का अर्थ होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वादे का पक्का। और 68 नंबर देखिए, नदागम का सही संधि विग्रह क्या होगा? नदागम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये जाएगा आपका नदी प्लस आगम। नदी प्लस आगम यानी नदागम का हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें आपकी कौन सी संधि होगी? तो इसमें जो हमारी संधि होगी वह यण संधि होगी। इसमें नदागम में कौन सी संधि होगी? तो इसमें हमारी यण संधि होगी। मन प्लस अनुकूल का सही संधि विच्छेद होगा। मन प्लस अनुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका मनोकूल। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें हमारा देखिए यहाँ पे विसर्ग लग गया है मन में, तो हमारा इसमें जो हो जाएगा वह विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं 70 नंबर में, निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा आपका वाक्य जो है वह भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहा है? तो भारत ये भी नहीं है, लड़का ये भी नहीं है, मित्र से बना मित्रता शब्द जो है वह भाव को दर्शा रहा है, तो ये इसी में हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। 71 नंबर देखते हैं कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका उपसर्ग वह जो होता है वह वाक्य के आपके पहले लगा होता है। इसमें जो हो जाएगा पर जो हो जाएगा, इसमें पर लगा हुआ है, तो यही हमारा पर जो है पराधीन का उपसर्ग हो जाएगा। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अनु और अनु को अलग कर दें और गामी को अलग कर दें, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें अनु उपसर्ग हमारा लगा हुआ है। और 73 नंबर है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? मिलाप प्रत्यय वह होता है जो वाक्य के पीछे लगता है। तो आप यह बताइए कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मिलाप जब हम मी और लाप को अलग कर देंगे तो ये हमारा जो प्रत्यय, जब मिलाप बोलेंगे तो आप प्रत्यय हमारा निकल के आएगा। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो जब बंगाली बोलेंगे बंगाली तो हमारा बड़ी ई निकल के आएगी, और जो कि हमारा लय में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो बंगाली में जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें बड़ी ई की जो है वह प्रत्यय लगे हुई है। और उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? उसका भाई जो है वह खेलता है वाक्य में कैसा सर्वनाम है? तो उसका भाई खेलता है यानी यह कहीं ना कहीं यह पुरुष वाक्य, पुरुष का भाई है, यानी वह एक पुरुष है, तो इसे यहाँ पे हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और 76 नंबर है कि निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? यानी कौन सा है जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द का यूज नहीं किया गया है 76 नंबर में? तो कब, यहाँ भी आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं ये भी, लेकिन उसको देखिए, उसको में कोई आपका प्रश्नवाचक शब्द का यूज नहीं किया है। कहाँ भी है ये भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन सी देखिए यह प्रश्नवाचक शब्द का उदाहरण नहीं है।
और आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर है कि निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा शब्द है जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। और सर्वनाम जो हमारा होता है वह 6 प्रकार के होते हैं, जैसे पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसमें जो है हमारा कौन जो है वह आपका सर्वनाम नहीं है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है कि कौन। यहाँ एक प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। गौरी शंकर शब्द जो है वह किस समास का उदाहरण है। तो जो गौरी शंकर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो गौरी का अर्थ क्या होता है। तो गौरी का अर्थ हमारा होता है पार्वती। पार्वती होता है। और शंकर तो आप जानते ही हैं कि शंकर का अर्थ महादेव यानी शिव होता है। और लोप होने पर द्वंद्व समास यानी जहाँ पे हमारा ऐसा लग जाए वहाँ पे हमेशा हमारा द्वंद्व समास होता है, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें आपका छोटा बड़ा किंतु कभी कभी इन योजक चिन्हों का लगाया जाता है, तो हमारा इसमें जो होगा वह द्वंद्व समास होगा। और 79 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द है जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें आपका खटाई ये भी नहीं है, और मिठास ये भी नहीं है। और चमड़ा देखिए, चमड़ा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे हम तरल ठोस अर्थात पदार्थों को बोध हो, जहाँ पे हमारा तरल ठोस और पदार्थों का बोध हो और उन्हें मापा या तौला जा सके, वहीं पे हमारा हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। पशु चर रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सा वाक्य है। पशु चर रहे हैं, पशु जो है वह कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, यानी पशु चर रहे हैं। तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें जो होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और जो जिन शब्दों में से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो, वहीं पे हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हमारा इसमें होगा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आज का यहीं क्लास ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यह जो वीडियो है वह हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, ताकि जो भी नए हमारे स्टूडेंट हैं उनको आने वाले पीटी चाहे यूपी SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, आने वाले एग्ज़ाम में उन्हें बेहद ही फ़ायदा इसका मिल सके। और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो यहीं पे आज हम विराम देते हैं अपने वीडियो को। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।